नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की और पहली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व कपास दिवस कपास और उसके हितधारकों का एक वैश्विक उत्सव है जो कपड़े क्षेत्र से लेकर उससे आगे तक है। विश्व कपास दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य कपास के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह एक वैश्विक वस्तु है जो 5 महाद्वीपों के 75वें अधिक देशों में उगाई जाती है। यह दिन कम विकसित देशों में रोजगार पैदा करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में अपनी भूमिका पर प्रकाश डालता है। बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली नामक कपास 4 देशों की एक पहल के बाद विश्व कपास दिवस का शुभारंभ 7 अक्टूबर 2019 को विश्व व्यापार संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। विदेश व्यापार नीति 2015 और 2020 तक 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया। सरकार ने अस्थिर वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक स्थिति और मुद्रा में उतार चढ़ाव के कारण मौजूदा विदेश व्यापार नीति को मार्च 2023 तक और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। महामारी और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण नीति को पहली बार 31 मार्च 2020 को 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। नवीनतम विस्तार भारत की निर्यात वृद्धि धीमी होने के बीच आया है। भारत का माल निर्यात अगस्त में 1.62% बढ़ा, जबकि व्यापार घाटा अधिक 2 गुना बढ़कर 27.98 अरब डॉलर हो गया। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। केंद्र में संभावित साइबर खतरों के खिलाफ बैंक की सूचना प्रणाली, डिजिटल संपत्ति और चैनलों की सुरक्षा के लिए साइबर रक्षा तंत्र का निर्माण किया जाएगा। हैदराबाद में यूनियन बैंक का साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैंक की सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने और साइबर रक्षा उद्योगों और नई प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए सरकारी निकायों के साथ सहयोग करने के लिए कई साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में। BSE को अपने प्लेटफॉर्म पर EGR लॉन्च करने के लिए SEBI की अंतिम मंजूरी मिली। BSE लिमिटेड ने कहा कि उसे अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट सेगमेंट की शुरुआत के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से अंतिम मंजूरी मिल गई है। EGR सभी बाजार सहभागियों को पूरा करेगा, जिसका अर्थ है कि एक्सचेंज पर खरीदार और विक्रेता के साथ साथ वाणिज्यिक प्रतिभागी जैसे आयातक बैंक, रिफाइनर, सरफराफा व्यापारी, आभूषण निर्माता और खुदरा विक्रेता भाग ले सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि वह EGR व्यापार के आसपास पूरे परिस्थितिकी तंत्र से विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी जमाकर्ताओं और वॉल्टों के साथ काम कर रहा था। बढ़ते हैं अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकटरमणी को भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया। वरिष्ठ अधिकारी R वेंकटरमणी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, राष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर से 3 साल की अवधि के लिए श्री वेंकटरमणी को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। वेंकटरमणी ने जुलाई 1977 में बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु के साथ एक वकील के रूप में नामांकन किया और 1979 में अपनी प्रैक्टिस को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। 1997 में उन्हें शीर्ष अदालत द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था। उन्हें 2010 में विधि आयोग के सदस्य के रूप में और फिर 2013 में एक और कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। व्लादिमीर पुतिन ने एडवर्ड स्नोडेन को रूसी नागरिकता प्रदान की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा हस्ताक्षरित एक डिग्री के अनुसार पूर्व अमेरिकी सुरक्षा ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन को रूसी नागरिकता प्रदान की है। स्नोडेन उन 75 विदेशी नागरिकों में से एक है जिन्हें रूसी नागरिकता दिए जाने के रूप में डिक्री द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। डिक्री को एक आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक पूर्व ठेकेदार स्नोडेन सरकारी निगरानी कार्यक्रमों का विवरण देने वाले वर्गीकृत दस्तावेजों को लीक करने के बाद यूएस में अभियोजन से बचने के लिए 2013 से रूस में रह रहे हैं। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। उत्तर प्रदेश ने जीता आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न सुविधाओं को जोड़ने के लिए दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लगभग 2 करोड़ आयुष्मान
भर स्वास्थ्य खाते खोले हैं, जिसमें वह ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। डेटा साझा करते हुए सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 नई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के बाद यूपी देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने का वाला राज्य था। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। हिताची एस्टेमो ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया। हिताची एस्टेमो ने महाराष्ट्र में जलगांव विनिर्माण संयंत्र में अपना भारत का पहला और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र 1301 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट में 7128 ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल और 10 इन्वर्टर शामिल होंगे। हिताची एस्टेमो ऑटोमोटिव और परिवहन घटकों के विकास, निर्माता, बिक्री और सेवा के लिए जाना जाता है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र भारत के सतत ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी नई यात्रा की शुरुआत करेगा। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपडेट के बारे में। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को राज्य के प्रधानमंत्री और उसके दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को रक्षा मंत्री के रूप में नामित किया। एक शाही फरमान ने कहा, राज्य समाचार एजेंसी स्पा द्वारा किए गए शाही फरमान फेरबदल ने एक और बेटे प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान को ऊर्जा मंत्री के रूप में रखा। विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद, वित्त मंत्री मोहम्मद अल जादान और निवेश मंत्री खालिद अल फलीह अपरिवर्तित रहे। फरमान ने ये दिखाया। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी। राज्य में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले बाघ अभयारण्य के विकास के लिए हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित करने को मंजूरी दी। बाघ अभयारण्य 29,958,863 हेक्टर बफर क्षेत्र और 23,031.00 हेक्टर को सहित 52,980.863 हेक्टर भूमि पे फैला होगा, जो राज्य की चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में पहले से ही अधिसूचित है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए इसे बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।